जाट समाज के पास सांगठनिक ढांचा है। उनके जो हैं थांबेदार हैं, थांबेदारों के ऊपर चौधरी हैं, चौधरियों के ऊपर में हैं। उनमें एक को कॉल करें, वो आ जाए, वो आ जाए, वो लेकर पहुंचते हैं। अगर मुझे 2000 बच्चे सुनते हैं सुबह, मैं 2000 किसी को बताएंगे हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, मेरा उच्चारण भी अगर गलत है, तो अध्यापक को बहुत सोच कर नपातुला बोलना पड़ता है। तो एक पीढ़ी खराब होगी। मेरी जानकारी का स्तर अगर खराब है तो अगली पीढ़ी खराब होगी। तो लिहाजा अध्यापक का जो जानकारी का स्तर है वो तो समाज से अलग होना चाहिए। मेरा ईमान, वो एक लाइन याद आ गई मेरी, जो जानते हैं कि जानते हैं और जानते नहीं, वे मूर्ख हैं। और जो जानते हैं कि जानते हैं और जानते हैं, ठीक है नहीं, वे शिक्षा के योग्य हैं। और जो जानते हैं कि जानते नहीं और फिर भी जानते हैं, वे गुरु हैं, उनसे कुछ सीखा जा सकता है। राहुल है एक बच्चा, उसका 2 महीने पहले फोन आ रात को, गुरुजी मन कर रहा था बात करने। एक भारतीय सेना का कर्नल फोन कर रहा है आपको, कुछ तो बात, कुछ तो किया होगा आपने। हमारा बेस्ट जजमेंट ही वही है, छात्री करते हैं। समाज मुझे क्या कह रहा, कहते रहो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम कहना है। और अनिरुद्ध भाई एक और बात है, अरे लोगों ने देश जीत लिया हो, कुछ जीत लिया, हमने दिल जीते लोगों के। छात्र हैं हमारे, कहीं भी मिल जाएंगे, आपको एहसास होगा हमारे छात्र। ठीक है, तो अन्य बात यह है, अगर आप ठान लें और आप मन से कोई काम करें, रिजल्ट क्यों नहीं आओगा, आओगा यार। है, आओगा। राहुल है एक बच्चा, उसका 2 महीने पहले फोन आ रात को, गुरुजी मन कर रहा था बात करने। एक भारतीय सेना का कर्नल फोन कर रहा है आपको, कुछ तो बात, कुछ तो किया होगा आपने। हमारा बेस्ट जजमेंट ही वही है, छात्री करते हैं। समाज मुझे क्या कह रहा, कहते रहो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम कहना है। और अनिरुद्ध भाई एक और बात है, अरे लोगों ने देश जीत लिया हो, कुछ जीत लिया, हमने दिल जीते लोगों के। छात्र हैं हमारे, कहीं भी मिल जाएंगे, आपको एहसास होगा हमारे छात्र। नमस्कार दोस्तों। भारत का इतिहास अनोखा के होने के साथ साथ विचित्र भी है। बहुत सारी चीजें भुला दी जाती हैं और इतिहास में वो चीज थोप दी गई जो हमारे लिए कतई भी महत्वपूर्ण नहीं है। हमें मुगलों का इतिहास पढ़ाया जाता है, हमें अंग्रेजों का इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन हमें हमारे लोगों का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, जिन्होंने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारे लिए मर गए, मिट गए। ऐसे बहुत सारे नाम हैं। धन सिंह कोतवाल का नाम बिल्कुल देश ने भुला दिया है। राजा विजय सिंह का नाम बिल्कुल देश ने भुला दिया है। विजय सिंह पथिक का नाम भुला दिया है। और इसमें ये जो दोष है, इसमें आज के संगठन, आज की पार्टियां पार्टियां केवल 2-3 फोटो तक सीमित रह गई है। कोई भी पार्टी हो, उसके बस जो पदाधिकारी हैं उनके और जो उनके आज के मेंबर है वो। ऐसे में ही जब हम गांव में जाते हैं, गांव देहात की बातें करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारे सामने ऐसी आती हैं जिनको हम ना तो समझ सकते और ना ही समझाने की कोशिश कर सकते, क्योंकि समाज जो है पिछड़ा हुआ समाज है। और खासकर आज हम बात करेंगे गुर्जर समाज की, जो शामली में अच्छी खासी संख्या में है, लेकिन अगर हर फील्ड की बात करें तो हर जगह पिछड़ा हुआ है। चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो सामाजिक तौर की बात हो, केवल 13वीं तक सीमित रह गया है समाज। और मैं भी गुर्जर समाज से आता हूँ, इसलिए थोड़ा प्रयास रहता है कि अपनी तरफ थोड़ा ध्यान दिया जाए, ताकि जो हमारी मुसीबतें हैं उनको दूर किया जा सके, जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं उनको दूर किया जा सके। आज मेरे साथ ऐसी शख्सियत हैं जो श्री चंदन लाल नेशनल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, गांव के जसाला के रहने वाले हैं और जसालों को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। वहीं से पूर्व कैबिनेट मंत्री, पूर्व जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, खादी ग्राम उद्योग के चेयरमैन, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, क्या क्या बताऊं, वो ही थोड़ा है गांव के लिए। और हमारे क्षेत्र में गांव को, एक वीडियो भी आपने देखा होगा हमारे चैनल पर, कन्नाट प्लेस के नाम से बताया गया, वो जसवाला नहीं है, कन्नाट प्लेस है। इतना कार्य वहाँ किया गया है। सारे गांव में लगभग लगभग घर घर नौकरियां हैं और गवर्नमेंट जॉब है। अभी भी सब लोग धीरे धीरे गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही जा रहे हैं। और जो गुरुजी ने जो कार्य कॉलेज के लिए किया है, जब हम यहाँ पढ़ा करते थे तो चारों तरफ घास ही घास थी। अब जहाँ घास थी वहाँ ऐसे सिस्टम खड़े कर दिए हैं गुरुजी ने, कि मैंने जहां तक मैं गया हूँ, बीएचयू जेएनयू में भी ऐसा सिस्टम नहीं है। मैं वीडियो के बीच में दिखाऊंगा आपको कैसे उसको मैनेज किया है, पूरी की पूरी जो लाइब्रेरी है, जो कंप्यूटर के लिए जो कक्ष बनाया गया है उसको। तो आज बातचीत करेंगे कि आज हम किस दौर में जी रहे हैं, कैसा होना चाहिए था समाज को, एजुकेशन की क्या डिमांड है, और हमारे बच्चे एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं जाते। नमस्कार जी। नमस्कार जी।
सबसे पहले तो मैं आज पहली बार आप गाम ग्वांड के चैनल पर आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिरुद्ध भाई, आप सबको जो है बहुत सारी शुभकामनाएं और शाबाशी, उत्साहवर्धन कि आप समाज के कुछ लोगों को जो है शेयर कर रहे हैं। साथियों, मेरा नाम सुशील कुमार है, ग्राम जसाला है, और 93 में कमीशन से मैं यहाँ अंग्रेजी प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुआ। मेरे कार्यभार ग्रहण करने का भी एक इतिहास है। मेरी नियुक्ति सितंबर 92 में हुई। मुझे वेतन 1 जुलाई 93 से मिला और मैं शारीरिक रूप से इस विद्यालय में मार्च 94 में उपस्थित हुआ। ये विद्यालय जिन लोगों का है, जिनकी यहाँ प्रबंध तंत्र था, वो इतने भारी भरकम आदमी थे कि वो मेरा जो समाज है, जिस समाज में मैं पैदा हुआ, भगवान ने जहाँ मुझे पैदा किया, उस समाज का नाम सुनते ही आदमी चौंकता है। मैं गुजर समाज से हूँ, लिहाजा जब मेरी नियुक्ति हुई तो मैं कमीशन से आने वाला यहाँ पहला आदमी था। जब मैं नियुक्त हुआ सितंबर 92 में, कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी, तो जिनका यहाँ मैनेजमेंट था उन्होंने मुझे ज्वाइन नहीं कराया। और मैंने जो संघर्ष किया, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ उस परिवार ने भी प्रयास किया। माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने प्रयास किया, उस समय एमएलए थे। बाबू हुकुम सिंह जी ने प्रयास किया मेरी ज्वाइनिंग का। दोनों लोग नई मंडी गए, लेकिन हमारे जो तत्कालीन प्रबंधक थे उनकी कोई जिद थी। खैर, भला उस हाईकोर्ट ने आदेश किया और अल्टीमेटली मुझे वेतन प्राप्त हुआ और 1 जुलाई 93 से वेतन मिला और फिर मैं यहाँ कार्य कर रहा हूँ। परिस्थिति वश मैं यहाँ का प्रधानाचार्य नियुक्त हुआ। फरवरी 2014 में हमारे सीनियर साथी राजकुमार तोमर जी का स्वास्थ्य खराब हुआ, उन्होंने ये कार्य छोड़ दिया। तो विद्यालय 8 दिन तक डायलमा की स्थिति में रहा, टू बी और नॉट टू बी। सीनियर कौन है? सुशील कुमार। उसे चार्ज दिया जावे ना दिया जावे, निरंकुश हो सकता है। वो ऐसे समाज से है, उसका तौर तरीका रहने सहने का ऐसा है, वो आदमी निरंकुश हो सकता है। उसे कैसे रेस्ट्रेंट किया जाएगा? 8 दिन प्रबंध तंत्र को इस काम में लगे, लेकिन ये मर्जी थी ऊपर वाले की, जिसने पैदा किया उसी ने ये काम भी दिया। और जिस दिन से मुझे ये काम मिला है, मैं पूरी ईमानदारी से, तन्मयता से इसे निभा रहा हूँ। क्षेत्र के जो गार्जियन है वो समझते हैं, जो मुझे समझते हैं वो ये भी समझते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ। 2 साल पहले 6-7 विद्यालयों के जो पब्लिक स्कूल टाइप हैं, उनके जो संचालन करता है वो मेरे से मिले थे। उन्होंने कहा, गुरुजी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कैसा कर रहा भाई? अग जी आप ऐसे स्कूल चला रहे। मैंने कहा, मैं जो कर रहा हूँ वो तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, अभी 4-5 साल बाद समझ में आएगा। अब कुछ लोगों की समझ में आया है। कुछ लोग आके मेरे से मिले, उन्होंने मुझे कहा, जी हम आपके ऋणी हैं। क्यों ऋणी हैं? अब वो तो वो जानते होंगे क्यों ऋणी हैं, लेकिन मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ। देखो, फरवरी 2014 में जब मुझे ये जिम्मेदारी मिली, 640 बच्चे थे विद्यालय में, और कुछ सेक्शन तो ऐसे थे जिनमें 1 बच्चा था, किसी में 3 थे, किसी में 5 थे। जब मैंने जुलाई में फर्नीचर लगवाया तो चपरासियों कहे थे, जी इसमें तो है ही नहीं फर्नीचर। मगर नहीं, इसमें 5 बच्चे हैं, 5 ही कुर्सी हैं। विद्यालय के 9 सेक्शन मैंने जमीन पर बिठाए, 6ठी एबीसी, 7वीं एबीसी, 8वीं एबीसी, 3 कमरों में मैंने दरा बिछा के उन पे जमीन पे बिठाए, फर्नीचर तक नहीं था। संसाधन विद्यालय के तब भी थे, आज भी हैं। आज विद्यालय में 2000 छात्र हैं। और रिसोर्सेज के मामले में मैं नहीं मानता कोई पब्लिक स्कूल ये कहता हो कि हमसे बेहतर है। जितने लोग आज तक यहाँ आए, उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, हमने ऐसा विद्यालय नहीं देखा। हमारे माननीय जॉइंट डायरेक्टर साहब यहाँ आए थे, आरपी शर्मा जी, 16 अगस्त 2021 में। वो पहली बार आए और वो इतने डेड ऑनेस्ट पर्सन थे कि उन्होंने कभी किसी विद्यालय का पानी तक नहीं पिया। उन्होंने यहाँ आके मेरे से एक ही सवाल किया कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है? तो मैंने कहा, ये भगवान जी की मर्जी है, उसकी मर्जी है, उसे मेरे से काम लेना है, विद्यालय ठीक हो रहा है। और उन्होंने हमारे डीआर साहब को, आदरणीय सरदार सिंह जी को ये कहा था कि नजदीक के जो विद्यालय हैं उनके प्रधानाचार्यों को, उनके स्टाफ को कभी कभी इस विद्यालय में घुमा दिया करो, ताकि उन्हें समझ आ जाए कि यहाँ हो क्या रहा है। हमारी जो कंप्यूटर लैब है, मैं नहीं मानता आसपास कहीं है, आज तक किसी ने स्वीकार ही नहीं किया। मैं केरला गया था,
इंडियन नेवल एकेडमी अजीमला में 2017 में। वहाँ हमने एक कॉन्सेप्ट देखा, देख कर हमने आज को अप्लाई किया, और बहुत सुंदर लैब है जिसमें 40 बच्चे जो है एक साथ बैठ सकते हैं और सब कवर्ड है। वो बड़े बच्चों के लिए है, कक्षा 11 और कक्षा 12 और कक्षा 10 और कक्षा 9 के लिए। 6ठी 7वीं 8वीं के लैब अलग है। हमने यहाँ विद्यालय में 80 कैमरे लगे हुए हैं, और वो भी हिक विजन के, आईपी सिस्टम है, प्रोसेसर है 1 लाख रुपए का, एलईडी लगी हुई है यहाँ 125 mm की। तो ये सब संसाधन छात्रों के लिए खड़े। देखो अनिरुद्ध जी, समाज वो आगे बढ़ेगा जहाँ एजुकेशन हो। हम जिस समाज में पैदा हुए, हमारे नाम से ही लोग डरते हैं, वो गलत है। एजुकेशन केवल एक ऐसा तरीका है, अगर समाज में आपको समाज को बढ़ाना है, अगली पीढ़ियों को कुछ देना है, तो केवल एजुकेशन दे सकती है। आपकी पृष्ठभूमि क्या रही कोई नहीं पूछ रहा, आपकी परिस्थितियां क्या रही कोई नहीं पूछ रहा, आपको घर से नाश्ता मिला कि नहीं मिला कोई नहीं पूछ रहा। पूछ ही रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है। अगर बच्चा कायदे से एजुकेटेड है, शिक्षित होना अलग है, थोड़ा बहुत सीख लेना अलग है। हिंदुस्तान में साक्षर हो रहे लोग, शिक्षित तो कम लोग हैं। शिक्षा वो चीज है, जना कृष्णमूर्ति ये कहते हैं कि गवर्नमेंट वांट्स एफिशिएंट टेक्नीशियन, नॉट ह्यूमन बीइंग, बिकॉज ह्यूमन बीइंग बिकम डेंजरस टू गवर्नमेंट and to religious organization as well as. Therefore, government and religious organization wants to restrain education. सरकार हो या धार्मिक संगठन हो, ये दोनों ही लोग जो हैं, इनका जो गठजोड़ है, वो दोनों शिक्षा को नियंत्रित करना चाहते हैं। ये जना कृष्णमूर्ति ने कहा है, और मैं नहीं मानता जना कृष्णमूर्ति से बेहतर कोई एजुकेशन के बारे में कह सकता है। तो शिक्षा को क्यों कंट्रोल कर रही सरकारें? आप देख रहे हैं जो सिस्टम देश में लगाया गया एजुकेशन का, वो क्या है। अगर और बेहतर होता, लोग और बेहतर होते। हमारे संस्थान कैसे हैं, जो कुछ है आपके सामने है। ये ज्वाइंट ऑपरेशन का विद्यालय है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट के हैं, ग्रांट सरकार की है। कितने विद्यालय ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं, कहाँ है ऐसे संसाधन खड़े हुए। आज यहाँ 2000 बच्चे क्यों हैं? क्यों गार्जियन अपने बच्चे को ले आके मेरे पास छोड़कर वो कह दे जी बस गुरुजी आप जानो और आपका काम है। क्या कारण है इसके पीछे? आपने इतना सब कुछ यहाँ खड़ा कर दिया। एक समय था नेशनल कॉलेज बदनाम हुआ करता था, और आपकी बगल का हिंदू कॉलेज, मलिक साहब वहाँ प्रिंसिपल थे, एक नाम था। किसी का एडमिशन हुआ तो नहीं हुआ, किसी का नाम कट गया तो किसी के कहने से नाम नहीं चढ़ा, चाहे वो वीरेंद्र सिंह थे, सोमपाल थे, किसी के कहने से एडमिशन नहीं हुआ। आज ऐसी स्थिति आपके कॉलेज की है, नेशनल कॉलेज की है। तो इसके पीछे जैसा जो आपका जन्म है, आप बता रहे हैं कि आप गुर्जर समाज में जन्मे हैं, और उनको ऐसे नजरों से देखा जाता है जैसे एज ए क्रिमिनल होए। तो इसके आपके दिमाग में कैसे आया ये बदलाव करने की, या फिर ये प्रणाली पीढ़ी दर पीढ़ी चली हुई है ये चीजें? देखो हमारे पास एक बच्चा है, हमारा एक बेटा है। जब वो कक्षा 6 में था तो हमने उसके लिए एक सपना देखा कि हम उसे RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, जो एकमात्र संस्थान है देश का जहाँ प्रदेश से केवल एक ही एडमिशन होता है, हर प्रदेश से एक एडमिशन होता है। यूपी से 2 एडमिशन हुआ करते थे, लेकिन जब से उत्तरांचल बना है, अब यूपी से 1 हो रहा है, उत्तरांचल से 1 हो रहा है। हम अपने बेटे को वो आवेदन कराया RIMC का, और उसका सेंटर जो है प्रदेश की राजधानी में हुआ करता है। तो हम उसे लेकर लखनऊ पहुंच गए। लखनऊ में एक विद्यालय है जुबली इंटर कॉलेज, वहां उसका सेंटर था। जब मैं जुबली इंटर कॉलेज में अपने बेटे को लेकर गया, तो मैं वहां ये महसूस किया कि मेरे समाज का तो कोई आदमी नहीं मिला। मेरे लिए ये एक हैरत की बात थी, जबकि जाट समाज जो हमसे जुड़ा हुआ किसान ही समाज है, जाट समाज के मुझे 10 आदमी मिले, जिनमें 2 मेरे भी परिचित थे। अनेक समाजों से लोग थे, लेकिन मेरे समाज का कोई आदमी नहीं मिला। तो उस समय आपको कैसा लगा जब आप? उस समय मुझे ग्लानि महसूस हुई, और ये महसूस हुआ कि हम कहाँ खड़े हैं, हम कहाँ खड़े हैं। हमारे समाज में तो कुछ है ही नहीं, एजुकेशन तो कहीं रही ही नहीं हमारे समाज में। कुछ प्रतिभाएं हैं, हमारे लड़के कुछ IAS हो रहे हैं, IPS हो रहे हैं, PCS में है। हमने विद्यालय में रोल ऑफ ऑनर बनाया है, चंदनलाल कॉलेज का रोल ऑफ ऑनर बाहर है, जो विशिष्ट प्रतिभा के धनी हैं, जो देश में सेवा कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट IAS भी हैं, शैलजा शर्मा है एक लड़की, IAS है। हमारे 3 विद्यालय के छात्र SDM है, जो मेरे ही गांव के। समाज में हैं कुछ लोग, लेकिन जितना बड़ा हमारा समाज है, जितना हम संख्या में हैं, एजुकेशन तो कहीं नहीं है। आप एक उदाहरण ले लो,
सितंबर 1992 में मेरी नियुक्ति हुई थी एज ए लेक्चरर इस विद्यालय में। आज हम सितंबर 2022 में बैठे हैं। पिछले 30 सालों में ग्राम जसाड़ा से किसी के लेक्चरर की नियुक्ति हुई हो तो मुझे बता दो आप। ये हमारा एजुकेशन का स्तर है। कैसा फील होता है आपको जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं और समाज के लोग, आप ही के साथ रहने वाले, आपसे जुड़े हुए लोग, उनका भी वही खेती बाड़ी का काम, आपका भी खेती बाड़ी का काम, कैसा लगता है उस समय आपको? क्या हार्ट में, आपके दिल में कोई ऐसी फीलिंग आती है? कई बार मतलब आहत हो जाती है भावना। और वैसे तो एक चीज है कि राजनीति में भावुक नहीं होना चाहिए, क्या भावुकता आती है? क्योंकि राजनीति से भी जुड़ा हुआ है शिक्षा का। देखो, शिक्षा और राजनीति जुड़े हुए हैं, लेकिन हम जिस समाज से हैं ना हम कहीं राजनीति में है ना कहीं शिक्षा में है। हमारा राजनीतिक क्षेत्र देख लो, आप दूसरे समाज से तुलना करके देख लो। आज जाट समाज को देख लो, हमसे जुड़ा हुआ है, हमारे पास में खेत जाट समाज के भी हैं, लेकिन उन्हें कहाँ है, हम कहाँ है? क्या किसी जाट के बच्चे को आज कोई पुलिस गिरफ्तार कर सकती है? नहीं कर सकती। देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी जो है, उत्तर प्रदेश के असेंबली पोल से पहले प्रवेश वर्मा के निवास पर जो है जाके दिल्ली में उन्होंने ये कहा था हाथ जोड़ के जाट समाज से कि मुझे प्रदेश से ना निकालो। वो ताकत है उनमें। हम कहाँ हैं? हम कहीं भी नहीं। इस क्षेत्र में कोई किसी को पकड़ लो, माननीय वीरेंद्र सिंह जी बैठे अकेले में प्रयास करते हैं, बाकी कहीं जाने का रास्ता भी नहीं है इस समाज के पास। तो और एजुकेशन, एजुकेशन तो आप बेहतर समझ सकते हो। मैं अनेक जगह गया, देखो जेएनयू में गया, मुझे अपने समाज का आदमी नहीं मिला। मेरिट यूनिवर्सिटी में जब मैं रहा 6 महीने, हाँ वहाँ हमारे समाज के बहुत लोग थे, लेकिन किन गतिविधियों में थे वो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैं कैमरे पे हूँ। आप दूसरे संस्थानों में चले जाओ, अपने समाज का प्रतिनिधित्व देख लो। आप किसी कार्यालय में चले जाओ, आप ये देख लो ना आसपास सराउंडिंग में कोई आपका कलेक्टर है, कोई एसडीएम है, एक अकेले सीओ साहब शायद यहाँ कैराना में है कोई, उनका भी ट्रांसफर हो गया। उनका ट्रांसफर हो गया। चलो ट्रांसफर तो एक प्रक्रिया है, लेकिन आप भी देख लो ना, मैं एक छोटे से विद्यालय का प्रभारी हूँ, फुल फ्लैश प्रिंसिपल नहीं, प्रभारी प्रधानाचार्य हूँ। इस जिले में देख लो ना कौन है प्रधानाचार्य। पिछले 8 साल 9 साल से मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ। हमारे एक आदरणीय डीएस रहे भीम सिंह जी, जब उन्हें पता लगा कि मैं यहाँ प्रिंसिपल की जिम्मेदारी मिलेगी, उन्होंने मुझे टेलीफोन करके कहा, सुशील भाई। मैं कहा हाँ जी, नमस्ते नमस्ते भाई, एक बात कहूँ? मैं कहा हाँ जी बताओ। ये उनका वाक्य है जो मैं अब कह रहा कि अव्वल तो हमारे समाज में लोगों को जिम्मेदारी नहीं मिलती, ना अवसर मिलता काम करने का। अगर मिलता भी है तो अपने आप को साबित नहीं कर पाते। भाई कुछ ऐसा काम करियो कि लोग ये कहे हाँ ये भी समाज है। वो बात कही थी उन्होंने 2017 में, जब मैं 3 साल काम कर चुका था। मैंने प्रयास किया है कि ये जो सराउंडिंग है, देखो पैदा तो गुज्जर समाज में हो गया मैं, लेकिन ये जो सराउंडिंग है ये सब मेरा ही तो समाज है, सब मेरा समाज है। अगर गुज्जर समाज के यहाँ बच्चे कम पढ़ रहे तो मैं क्या करूँ? अगर जाट समाज के बच्चे यहाँ कम आ रहे तो मैं क्या करूँ? वो तो उनकी सोच है। यहाँ जो समाज पढ़ रहा वो समाज ही तो है, वो समाज का निर्माण हो रहा है। जो यहाँ निर्माण हो रहा वो एक अलग निर्माण हो रहा, वो लोगों की सोच से बाहर का निर्माण हो रहा। लोग मुझे कहते हैं कि हम आपके ऋणी हैं, वो उनकी सोच है, उन्हें समझ आ गई कि मैं मेरे ऋणी है। लेकिन हमारे समाज का क्या है? हमारे माननीय वीरेंद्र सिंह जी बैठे, कितने लंबी समय की राजनीति हुई। आज जिस पार्टी में मैं हैं, हम सम्मान दिया, एमएलसी बना, लेकिन क्या जिम्मेदारी दी? कोई जिम्मेदारी नहीं दी। इधर कैराना में आप देख लो, आपको लगता होगा वहां कुछ है, मुझे तो शून्य नजर आता है, तो बड़ी बेबाकी से स्वीकार कर रहा है, वहां शून्य है। जो हमारे सहारनपुर में एमएलए हैं, क्या वो विजनरी एमएलए हैं? क्या उनके पास कोई विजन है ना? लोग कह नहीं पाते क्योंकि वे राजनीति में है, मैं राजनीति में नहीं हूँ। मैं कहूंगा उनके पास कोई विजन नहीं है। उनके विजन जो है वो आपको समाज में झलक जाएंगे जाके। समाज एक आईना है, समाज सब दिखा दे। अब जाके पूछ लो जो हमारे एमएलए हैं वहाँ, जो दूसरी जगह एमएलए हैं, वे समाज का कितना भला कर। और दूसरी बात यह है कि क्या वे कैपेबल हैं? क्या उनके पास इतनी ताकत दी पार्टी ने, जिस पार्टी में वे हैं, कि वे कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या कारण नजर आता है आपको इसके पीछे? हर जगह धीरे धीरे हम कमी है, होना चाहिए था कहाँ? जैसे 1857 की क्रांति में कोतवाल धन सिंह जी ने अपना बलिदान दिया, और उस समय के एसपी माने जाते हैं कोतवाल, मेरठ के, या मान लीजिए एसपी थे उस समय। एजुकेशन तो काफी अच्छी होगी उस टाइम। तो बीच में ये जो तोड़ आया, जो टूट गया समाज, उसमें आपको क्या लगता है, क्या कारण रहे होंगे उसके पीछे कि एजुकेशन कम हो गई, पॉलिटिक्स कम हो गई? उस समय आप लीडर थे, इस समय आप कुछ भी नहीं है। इस समय हम वोटर हैं। आप एक उदाहरण ले लो,
हमारे राकेश टिकैत जी दिल्ली में जब थे उधरने पे, तो वे रोए रोए तो समाज को बेचैनी हुई। उस रात मेरी एक प्रिंसिपल साहब से बात हुई टीवी पे देखने के आधा घंटा बाद। मैंने उनसे कहा क्या भागदौड़ सी में हो प्रिंसिपल साहब? उन्होंने कहा भाई चौधरी साहब का आदेश हुआ है, गाड़ियां अभी पहुंचनी है दिल्ली टिकैत जी के पास। देखो उस समाज से कुछ सीखो। क्या मैं आपसे सवाल कर रहा, क्या गुजर समाज का कोई सांगठनिक ढांचा है? कोई संगठन है गुजर समाज का? कोई ढांचा नहीं है। जाट समाज के पास सांगठनिक ढांचा है। उनके जो हैं थंबेदार हैं, थंबेदारों के ऊपर चौधरी हैं, चौधरियों के ऊपर वे हैं। उनमें एक को कॉल करें, वो आ जाओ, वो आ जाओ, वो लेकर पहुंचते हैं। अगर आपके सामने टिकैत वाली परिस्थिति हो जाए, आप कहीं बैठ जाओ, आपके पास कोई संगठन का ढांचा है? आप जितने नेताओं से, पॉलिटिकल पर्सन से मिलेंगे अपने समाज के, उनसे आप ये सवाल करो कि क्या, एक आदमी ने सवाल उठाया है, क्या कोई संगठन का ढांचा गुजर समाज के पास है? जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर, कहीं किसी स्तर पर भी? क्या आपकी जो, मान लिया हम चौहान खाप से हैं, क्या चौहान खाप के जो है थंबेदार हैं? क्या चौहान खाप के चौधरी हैं? उधर हमारी बड़ी खाप है पंवारों की, क्या उनके थंबेदार हैं? क्या उनके चौधरी हैं? क्या वो सक्रिय हैं? क्या उनका संगठन खड़ा है? तो जब संगठन नहीं है आपके पास, आपके समाज के पास ही संगठन नहीं है, तो आप किसी परिस्थिति में अगर कहीं फंस जाओ तो आपको कौन सपोर्ट करेगा? पीछे से दूसरा समाज आगे सपोर्ट करेगा? वो क्यों करेगा? आपका अपना कोई संगठन है ही नहीं। आप जो है स्वयंभू बने बैठे हैं। हमारे जो लोग आज राजनीति में हैं, ये दूसरे समाज की बैसाखियों पर, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। करते नहीं लोग, उन्हें करना चाहिए। माननीय वीरेंद्र सिंह है यहाँ, हमारे कितने वोट हैं सोचो? दूसरे समाज की बैसाखियों पे ही तो हैं। उधर जो हमारे एमएलए हैं दो, या मेरठ में जो एमएलए है, जहां भी एमएलए हैं, दूसरे समाज की बैसाखियों पे ही तो हैं। अपना उनका कोई ढांचा नहीं है, या फिर उनके पास काम की ये शैली होनी चाहिए जो वीरेंद्र सिंह के पास है। तो इसके पीछे क्या कारण है? संगठन नहीं है, पार्टी नहीं है, लोग जुड़े हुए नहीं है, इसके पीछे आपको क्या कारण नजर आया आज तक? क्योंकि आप घूमे भी हैं, आपने एजुकेशन फील्ड भी देखे हैं, जेएनयू तक गए, आप बीएचयू गए, केरला तक गए, और आपने ऐसा एजुकेशन सिस्टम याद देने की कोशिश भी की। हालांकि केरला जो है सबसे शिक्षित प्रदेश है, एडवांस है हर चीज में। मेरे एक दोस्त हैं यहीं पे, उन्होंने कॉलेज बना रखा है कैराना रोड पर, लतीफ नाम है उनका। तो शायद ऑल इंडिया ओवर कुछ करके इंटरनेशनल कॉलेज है उनका, और वो चाहते हैं कि ऐसी एजुकेशन मिले जो केरला में है। लेकिन आप अपने कॉलेज में दे रहे हैं और गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आपके सामने मुसीबतें नहीं आती, समस्या नहीं आती? सरकार पेमेंट नहीं देना चाहती होगी कई बार, और आपने इतना बड़ा सिस्टम खड़ा कर दिया कि जिसका बिल्कुल सबसे खराब नामों में था, दो कॉलेज यहाँ पे सबसे खराब नाम लिए जाते हैं, वेस्ट इंटर कॉलेज और नेशनल इंटर कॉलेज। तो आपके दिमाग में एक चीज कैसे आई कि इसको इस तरफ लेके जाना है? क्या कोई मोटिवेशनल था आपके जीवन में? देखिए अनुरुद्ध जी, मोटिवेशन तो सिर्फ ये था कि हम इस समाज से हैं कि हमें लोग जो हैं अवॉइड करते हैं। हमें अपने आप को साबित करना था कि हम उस समाज के हिस्से हैं, हमारे पास कैपेबिलिटी की कोई कमी नहीं है। भगवान ने जो है क्षमताएं दी हैं, बस हमें मौका नहीं मिला काम करने का। हमारे जो लोग पदों पे हैं, उन्हें ये प्रयास करना चाहिए जो हम यहाँ कर रहे हैं। ये विद्यालय, इसमें जो पीढ़ियां पढ़ के निकलेंगी, बहुत ऐसे छात्र हैं जिनके बच्चे मेरे सामने आ लिए और उनके आगे बेटे भी आ गए, दो पीढ़ी मेरे सामने ही गुजर गई। लेकिन वो सब यहाँ से जो निकल के जा रहे हैं, हमारा बेस्ट जज कौन है? हमारा छात्र है। हमारा छात्र ही हमारा बेस्ट जज है। जब वो यहाँ से निकलेंगे और आगे जाके जो है सेवा करेंगे, मैं यहाँ प्रेयर पे कहा करता हूँ कि जब यहाँ से निकल के जाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। मेरा ऐसा मानना है, अगर मैं भी कभी ऐसे सिस्टम में मुझे शिक्षा मिली होती, तो मैं कहीं और बेहतर जगह होता। मेरे साथ कहीं ज्यादती हुई होती ऐसी, जैसी ज्यादतियां मैं यहाँ बच्चों के साथ करता हूँ। ज्यादती से मतलब, उन्हें काम इतना दिया जाता है, अध्यापक को इतना काम करना पड़ रहा है कि वो कॉपियां घर ले जाके चेक करते हैं, टेस्ट वेस्ट। लोग परेशान हैं, लेकिन करें क्या? मेरे साथ काम तो करना है। और जो सम्मान उन्हें यहाँ मिल रहा है समाज से, उस सम्मान से वे बंधे हुए भी हैं। उन्हें वो सम्मान भी चाहिए। पहले लोग कहते थे, जैसा आपने कहा नेशनल कॉलेज के टीचर हैं, आज देख के दूर से है भाई, तो ये सम्मान क्यों मिला? हमारे काम से मिला। हमने मेहनत की और लोगों का मुंह इधर को हुआ हमारी तरफ को, हम पे विश्वास किया लोगों ने। यहाँ जो बेटियां पढ़ रही हैं, वो किसकी शक्ल पे पढ़ रही, किस शक्ल पे पढ़ रही?
मैं यहाँ कहा करता हूँ कि मैं तुम सबका गार्जियन हूँ, और गार्जियन से साफ कह दूं, अगर तुम्हारी बेटी मेरे से झूठ बोल लेगी तो इस संस्था में नहीं रहेगी। मैं उनका बाप हूँ यहाँ। तो जब बाप इतना प्रयास करेगा तो बच्चे क्यों नहीं आगे प्रयास करें? प्रयास ये है कि एजुकेशन इतनी बेहतर हो कि आगे जाके, और एक और सुनो बात, हम कोई वैसी एजुकेशन नहीं दे रहे, लिमिटेशन है हमारी, सरकारी विद्यालय है, सरकार के मुताबिक चलना पड़ता है, लेकिन हम जितना प्रयास करते हैं, जैसा हमारा आर्ट फैकल्टी है, बच्चे सब्जेक्ट भर दिए ले लिए, नहीं ऐसा नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं पैनल क्या है सब्जेक्ट का, ये 3 सब्जेक्ट लेने से क्या होगा, ये 5 सब्जेक्ट लेने से क्या होगा। हम उनको बाकायदा बैठ के काउंसलिंग करते हैं, उनकी परामर्श निर्देशन होता है, एक टीम पूरी लगती है उस पे। आर्ट साइड के बच्चों को ही सब्जेक्ट देने में हमें 8 दिन लग जाते हैं, क्योंकि संख्या ज्यादा है, ताकि वो भविष्य में जाके जो है ग्रेजुएशन में जाके उनमें से 3 सब्जेक्ट छांट सके। उन्हें पहले ही बताया जाता है कि इन 3 सब्जेक्ट पे फोकस ज्यादा करना है, ये ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं, फिर इन 3 में से जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो उस एक सब्जेक्ट को लेकर मास्टर में जाना है। अगर हमारे साथ इतना प्रयास हुआ होता तो कहीं और बेहतर होते हैं, इसलिए हम ऐसा प्रयास करते हैं। तो ये जो आप इतना बता रहे हैं, इतना सिस्टम आपने यहाँ खड़ा कर दिया है कॉलेज में, तो जो आप बता रहे हैं कि पहले लगभग 600 बच्चे थे, 646 बच्चे थे, तो ये 2000 तक की जो काउंटिंग है, ये फिगर है, इसको कैसे इसका संदेश कैसे गया कि अब सुशील जो है प्रिंसिपल बन गए हैं, गुर्जर समाज के हैं, और अब तो बच्चों को वहां भेजो? क्योंकि मैंने बहुत सारे गाँव में सुना है कि भाई आज के समय में अगर कोई शामली में कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज, वो नेशनल है, और वो केवल और केवल सुशील कुमार की देन है। तो जब आप फील्ड में भी जाते होंगे, क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ किया है? आपको गर्व महसूस होता है अपने ऊपर कि हाँ, मैंने वाक़ई में ये कुछ किया है? जिम्मेदारी एक ऐसा टॉनिक है अनिरुद्ध जी, जिसे आप पिला दोगे वो न थकान होती ना कुछ भी नहीं होता उसे, वो फिर शर्म ही करता रहे। और वो जिम्मेदारी मुझे मिली, और मेरा एक फार्मूला है, मैं साथियों से भी कहता हूँ कि जब आप जिम्मेदारी पे हो तो अपना बेस्ट दो, बेस्ट, जितना भी मेरे अंदर बेस्ट है वो मैं चाहता हूँ बच्चों को दे दूं। मैं जब प्रेयर पे बोलता हूँ, परसों भगत सिंह जी की जयंती थी, भगत सिंह जी पे बोल रहा था मैं, हमारे समाज में क्या कोई कमी है? कोई कमी नहीं है, लेकिन बस ये है एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन में हम पिछड़ रहे हैं, क्या इसलिए। आपने भगत सिंह के बारे में क्या बताया बच्चों को? भगत सिंह रिवोल्यूशनरी तो थे ही, एक वो दार्शनिक भी थे। भगत सिंह जी के एक शिष्य के बारे में बताया हमने, हरकिशन सिंह तलवार के बारे में, हरकिशन सिंह तलवार के बारे में बताया हमने बच्चों को, कि लोग ये मानते हैं कि उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में जो है जनरल डायर की हत्या की, लोग ये जानते हैं, और डिक्शनरी में पिस्तौल रख के ले गए। नहीं, उससे 10 साल पहले भगत सिंह के एक ऐसे शिष्य हरकिशन सिंह तलवार, जो कभी भगत सिंह से मिले भी नहीं, उन्होंने डिक्शनरी काट के 23 दिसंबर 1930 में पंजाब यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में, पंजाब के जो गवर्नर साहब थे जेफरी, उन पर गोली चलाने का प्रयास किया वहां, ठीक। और उनके साथ राधा कृष्णन जी थे, हालांकि जेफरी साहब को 2 गोली लगी, राधा कृष्णन जी ने उनको पकड़ लिया, हरकिशन सिंह तलवार को जो है गिरफ्तार किया गया, और उन्हें 9 जून 1931 में फांसी होगी। भगत सिंह को 23 मार्च 31 में फांसी हुई, वे वहां शहीद हो गए। और ये जो उनका शिष्य था, जो कभी मिला भी नहीं, वो जो है 9 जून 1931 में उसे फांसी होगी। तो भगत सिंह के ऐसे भी शिष्य थे जो कभी मिले भी नहीं, हमने बताया कहीं आपको रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। भाई बहुत सारी चीज़ें जो आप चाहते हैं कि बच्चों तक भगत सिंह को भेजा जाए, क्योंकि भगत सिंह भी एक विचार है, और विचार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो आप चाहते हैं कि भगत सिंह जैसे विचार बच्चों में, नौजवान बच्चों में पैदा हों, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी पुस्तकें लिखी, किसान के लिए, मजदूर के लिए, और खुद को कहा भी नास्तिक हूँ। तो आप चाहते हैं कि बच्चों में ऐसे मोटिवेट किया जाए। तो जो आपकी लाइब्रेरी है, क्या उसमें भी आपने ऐसी पुस्तकों का आवंटन किया है कि भगत सिंह को पढ़ सके बच्चे, गांधी को पढ़ सकें? अनिरुद्ध जी, हमारे पुस्तकालय में अथाह पुस्तकें, और 1938 2 जून 1938 का इस विद्यालय का स्थापना है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। दूसरा विश्व शुरू नहीं हुआ था, सामने वाली बिल्डिंग दूसरे विश्व युद्ध के निर्माण है। तब से अब तक यहाँ इतनी पुस्तकें हैं कि रोजाना आपने देखा होगा रीडिंग रूम में बच्चे बहुत पुस्तकें पढ़ते हैं। भगत सिंह की जयंती थी, तो भगत सिंह के बारे में जरूर है बताना हमें। और एक और इस विद्यालय की परंपरा हमने शुरू की है, जिसकी भी जयंती है, भगत सिंह जी के साथ जो है लता मंगेशकर जी की भी जयंती थी, अभिनव बिंद्रा जी की भी जयंती थी। तो डे पर्टिकुलर सुबह यहाँ 15 मिनट जो आयोजन होता है प्रेयर पर प्रतिदिन,
वो आयोजन यहाँ निरंतर होता है। मैं कभी कभी बोलता हूँ, जब कोई बड़ा विषय होता है तो मुझे आमंत्रित करते हैं, कन्वीनर आज आ जाओ, तो शब्द कहो, तो मैं तब बोलता हूँ। नहीं, रोजाना यहाँ जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी पे सुबह रोजाना लोग हर विषय पर बोलते हैं। ये नियमित कार्यक्रम है, इसका डॉक्यूमेंटेशन होता है बाकायदा। और मैं नहीं मानता कि कहीं ऐसे विद्यालयों में ऐसा होता है, इसलिए कि बच्चों को ये जानकारी मिले और ताकि वो जीवन में ये याद रखें। बच्चे जो है पढ़ने में कहीं भूल जाते हैं, लेकिन जो उन्हें कहानी के तौर पर बताया जाता है उसे वे ज्यादा याद रखते हैं। वो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। इसलिए जनरल डायर के बारे में जैसा भगत सिंह का जिक्र होगा तो जलियांवाला बाग का भी जिक्र होगा। अब हमने बताया कि लोग यही जानते हैं कि जनरल डायर था, ऐसा नहीं था। उस समय पंजाब में दो डायर थे। पंजाब एक प्रांत था, स्टेट था, सूबा था। उसके जो गवर्नर थे, यानी कि जो राज्यपाल थे, वो माइकल ओ डायर थे। आदेश उनका था। अमृतसर पे जिस ब्रिगेडियर को डिप्यूट किया गया था, ब्रिगेडियर जनरल, उसका नाम था रेगडिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, शॉर्ट में कहते हैं हैरी डायर। गोली उसने चलवाई थी आगे उस ब्रिगेडियर। वो ब्रिगेडियर जुलाई 1927 में लकवा होकर मर गया, घिसट घिसट के। लेकिन वो माइकल ओ डायर, जो उस समय पंजाब के राज्यपाल थे, गवर्नर थे, आदेश उनका था। उधम सिंह ने 1940 में लंदन में कैक्सटन हॉल में उस डायर को मारा। तो ये जानकारी कौन दे रहा बच्चों को? हमारे समाज में कितने लोग जानते हैं डायर उस समय दो थे? हमारा फर्ज है, अगर मैं जानता हूं तो मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ बच्चों को बताने। और एक टीचर जब बोलता है ना, उसे बहुत सोचना पड़ता है। एक नेताजी कुछ भी बोल दो मंच से, कोई वो दिक्कत नहीं। अपनी बातों को दूसरे तरीके से रख देंगे, मैंने ये नहीं बोला था, ये बोलने की कोशिश करी थी। और आजकल चल भी यही रहा है, आप देख रहे होंगे। नहीं, मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ। वो कुछ भी बोल दें, कोई दिक्कत नहीं है। एक इंजीनियर अगर पुल खराब बना दे तो पुल टूट जाएंगे 10-20। अगर एक अध्यापक का उच्चारण गलत होगा, मुझे 2000 बच्चे सुनते हैं सुबह, वे 2000 किसी को बताएंगे हमारे गुरुजी ने ऐसा बताया। अगर मैं गलत बोल रहा हूं, मेरा उच्चारण भी अगर गलत है, तो अध्यापक को बहुत सोच कर नपातुला बोलना पड़ता है। तो एक पीढ़ी खराब होगी। मेरी जानकारी का स्तर अगर खराब है तो अगली पीढ़ी खराब होगी। तो लिहाजा अध्यापक का जो जानकारी का स्तर है वो तो समाज से अलग होना चाहिए। मेरा ये मानना है। मैं साथियों को कहता हूँ कि आपको इतना बेहतर होना चाहिए कि आदमी बोलने से पहले जो है सोचे कि मैं बोल किस तरह हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, हाँ ये सुशील कुमार है। और जो दूसरे तरीके से जानते हैं वो जानते रहो। वो एक लाइन याद आ गई मेरी, जो जानते हैं कि जानते हैं और जानते नहीं, वे मूर्ख हैं। और जो जानते हैं कि जानते हैं और जानते हैं, ठीक है नहीं, वे शिक्षा के योग्य हैं। और जो जानते हैं कि जानते नहीं और फिर भी जानते हैं, वे गुरु हैं, उनसे कुछ सीखा जा सकता है। तो समाज की जानकारी। तो अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह की एजुकेशन सिस्टम समाज को दिया जाए? मैंने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं, लेकिन जो सिस्टम आपके कॉलेज में देखा, वो मैंने नहीं देखा अब तक। मैं बीएचयू भी गया हूँ, मेरे बहुत सारे मित्र हैं वहाँ, प्रोफेसर हो गए हैं अब। वो यहाँ मैंने उनको इनवाइट भी किया कि आप आइए, हर गाँव में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए ताकि बच्चे वहाँ पढ़ सकें। बच्चों को इस तरह एजुकेशन मिले कि वो अच्छे यूनिवर्सिटियों में जाएँ ताकि अच्छी नॉलेज ले सकें, अच्छी एजुकेशन उनको मिले। लेकिन क्यों इस तरफ ध्यान किस वजह से नहीं जा रहा है बच्चों का? केवल 10वीं तक होते हैं, फिर तैयारी शुरू कर देते हैं, 12वीं तक जाते हैं, फिर तैयारी शुरू कर देते हैं और उससे आगे सोचने की नहीं है, जबकि एजुकेशन ही 12वीं के बाद स्टार्ट होगा सही में, सही मायने में। वहाँ से यूनिवर्सिटियों में जाएँगे, यूनिवर्सिटियों में फिर उनको एक से एक चीज़ पढ़ने को मिलेगी, एक से एक चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन जब मैं बीएचयू में गया, मुझे केवल मात्र एक लड़का मिला गुर्जर का, जो कि रुड़की का रहने वाला था। कोई दूसरा मिला नहीं। फिर बाद में पता लगा कि एक रसूलपुर का भी लड़का यहाँ पढ़ के गया है। एक प्रोफेसर भी वहाँ हैं और वो भी रसूलपुर में उनका कॉन्टैक्ट है कुछ रिश्तेदारी का। तो क्या लगता है आपको, क्या कारण है? इसकी तरफ जाने की वजह क्या है? क्या कारण है? मैं जब बच्चों को देखता हूँ सुबह मीडिया में, तो बच्चों की बात करने का अंदाज इतना गंदा होता है कि एज ए गुर्जर दिखाएँगे, वो मीडिया वालों को धमकाएँगे बस। तो क्या कारण है इसके पीछे? क्या माँ-बाप समझ नहीं पाए कि बच्चों को किस दिशा में पढ़ना चाहिए, या फिर कुछ और कारण लगता है आपको? अनिरुद्ध जी, आप भी इस अवस्था से गुजरे हो और मैं भी इस अवस्था से गुजरा हूँ। इसे कहते हैं एडोलसेंस, किशोरावस्था। और स्टेनले हॉल ये कहता है कि एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्ट्राइफ एंड स्टॉर्म। ये अवस्था ही ऐसी है, किशोरावस्था। हमारे पास जो बच्चा आता है वो किशोरावस्था का ही तो आ रहा है।
इन्हें तो नियंत्रित करना है। जब बच्चा यहाँ से स्कूलिंग खत्म करके हायर एजुकेशन में एडमिट होता है डिग्री सेक्शन में, वो समझ जाता है कि आगे को चलना है। लेकिन ये जो किशोरावस्था है, इसी में तो बैठता है बच्चा। इस अवस्था में अगर उसे घेर लिया जाए, गार्जियन प्रॉपर प्रयास करे और विद्यालय में अध्यापक अगर वास्तव में प्रयास करे, उनका आचरण हर चीज पे, यहाँ केवल पढ़ाई नहीं होती, आचरण भी है। आप कहीं थोड़ा सा अकड़ जाओ, तुरंत संघर्ष शुरू हो जाएगा। आप विनम्रता से पेश आओ, सामने वाले को खा लोगे आप। विनम्रता सामने वाले को खा लेती है। हम ये बताते हैं बच्चों को कि जब तुम अपने फादर के पास से गुजरते हो तो तुम्हारे शरीर की भाषा अलग होती है, शारीरिक भाषा बदल जाती है, बॉडी लैंग्वेज। जब तुम अपने नौकर के पास से गुजर रहे हो तो भाषा अलग हो। ये आचरण है। तो अगर बच्चे को आचरण और प्रॉपर एजुकेशन दोनों दी जाएंगी तो क्यों नहीं बढ़ेगा आगे। हमारा जो समाज है, जिस समाज से हम आ रहे हैं, वहां से हमको क्या होता है आप अच्छी तरह जानते हैं। अगर निगरानी बच्चे की कायदे से हो, हमें अपने बच्चे का पता लगता है। जब वो पैर रखता है, आपको भी पता, मुझे भी पता, बच्चा पैर रखते ही पता लग जाए। और गार्जियन अगर उसकी उस हरकत में सहमति दे रहा है तो वो कहीं दोषी है। अव्वल तो मैं आपको बताऊं, आप ये विश्लेषण करना कि कितने परसेंट फादर फादर की हैसियत में है। फादर की हैसियत में कितने परसेंट फादर, गार्जियन जो है फादर की हैसियत में रहे। बहुत कम लोग नहीं गिड़गिड़ाते हैं बच्चों के सामने। क्यों? क्योंकि उनके अपने आचरण ठीक नहीं है। जब माँ बाप उथल पथल हो रही है, गुत्थम गुत्था हो रही है, बच्चा सीख रहा है तो माँ बाप ही लड़ रहे हैं। आप भी तो सिखाओगे बच्चे को। जब आपके घर की कुंडी लग रही है, कोई विजिटर आ गया, उसने कुंडी बजाई, और आप यूं कह दोगे कि अगर फला आदमी है तो मना कर दिए उसे, तो बच्चा समझ गया झूठ भी बोला जा सकता है। आपने ही तो सिखाया, तो फिर जीवन में झूठ बोलेगा। तो पहली सीढ़ी तो घर से है, माँ है, हम तो बाद में हैं। हम जितना प्रयास करते हैं उतना करते हैं। और 7 साल की उम्र तक बच्चा जितना सीखता है वो 50% है। ये एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, मनस्विद ये कहते आए कि 7 साल की उम्र तक बच्चा जितना सीखता है वो आधा है, बाकी पूरे जीवन में आधा सीख। तो उसकी स्कूलिंग तो घर पे ही होती है। अब बच्चे की भाषा, शैली, सब प्रयास करो। हमारे पास एक बच्चा है, हमने प्रयास किया कि घर से बाहर ना निकले। क्यों? क्यों? घर से बाहर की भाषा वही है जो आप बता रहे हैं अभी, उस भाषा को पकड़ ना पावे। हमने प्रयास किया तो ये प्रयास करना पड़ेगा। लर्निंग क्या है? ये इस विद्यालय का वातावरण क्यों बेहतर करा? लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड हेरिडिटी कैरेक्टर। मैं किसी का हेरिडिटी कैरेक्टर नहीं बदल सकता, लेकिन मैंने इस विद्यालय का एनवायरमेंट बदल दिया। यहाँ डीएम साहब आए, चुनाव हुआ, सीडीओ साहब आए, ज्वाइंट डायरेक्टर आए। इस साल, इसी साल परिषदीय परीक्षा 2022 में 4 अप्रैल की रात को इलाहाबाद से बोर्ड के सचिव राणा सहस्त्रांशु कुमार सुमन मेरी जांच के लिए आए। मैं रात को यहीं सोया। 3 बजे आई वो टीम, 3 बजे मेरी जांच करके गई। जांच किस लिए थी? जांच इसलिए थी, वो पेपर आउट हो गया था अंग्रेजी का, तो कुछ बंडल फटे हुए आ गए थे, तो उस पर जांच, बोर्ड ने एकदम जांच भेज दी, तो चेक करने के लिए आए। उन्होंने भी रात को ये कहा कि लग रहा है कहीं आए हैं। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट दिखता है। एक हमारी तहसीलदार मैडम है कैराना में, पता नहीं अब है नहीं, प्रियंका जी, वो बीएड एंट्रेंस में यहाँ हमारे यहाँ ऑब्जर्वर थी। मैंने कहा मैडम खड़ा होकर देख लो कुछ। कह रहे हमने पैर रखते देख लिया था हमका। तो वातावरण की गंध बता देती है। बच्चा जब यहाँ आता है, जब सुबह यहाँ लड़कियां खेलती हैं, लड़कियां खेलती हैं पकड़म पकड़ा, जो भी वो खेलती हैं, तो मुझे कितना सुकून मिलता है। मैंने कहा यार ये अपने आंगन में खेल रही है। वातावरण ऐसा ही तो होना चाहिए, जहाँ अपना आंगन महसूस हो, सुरक्षित है, तभी तो खेल लगा। तनाव में खेल लगा कोई? तो वातावरण इतना आनंदित हो ना कि ये लगे हाँ अपने घर में खेल रही हूँ, तभी तो। पहले तो लड़कियां नहीं पढ़ती थी नेशनल में, तो आपके दिमाग में कैसे आया कि लड़कियों को भी यहाँ लाया जाए? नहीं, 2007 तक यहाँ लड़कियां पढ़ी हैं। 2007 में तत्कालीन जो यहाँ अथॉरिटी थी, उनकी परिस्थितियां क्या रही, मैं उन्हें दोष नहीं देना चाहूंगा, उनकी परिस्थितियां रही होंगी, उन्होंने हटा दिया था, लड़कियां बंद हो गई थी।
12 साल तक यहाँ बंद रही। 2019 में फिर हमने ही जो है ये निर्णय लिया कि नहीं, लड़कियां यहाँ पढ़नी चाहिए, क्योंकि साइंस बेहतर है नहीं, फैकल्टी बेहतर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, लोगों के पास लैब नहीं है, मान्यता लिए बैठे हैं, है कुछ नहीं, संसाधन के नाम पे कुछ भी नहीं है। ठीक, इसलिए हमने प्रयास किया कि लड़कियां यहाँ हों। लड़कियों की तो डिमांड है कि एक बस चला दो, लड़कियों के गार्जियन कहते हैं जी एक बस चला दो, हमारी लड़कियां आ जाए। लेकिन मेरी अपनी लिमिटेशन है, मैं सरकारी सिस्टम में काम कर रहा हूँ। तो कोई ऐसी कोई संस्था हो सकती है शायद जो लड़कियों को इधर लेके आ जाए, ताकि क्योंकि जो आपने इन्वायरमेंट तैयार किया है कॉलेज का, शायद मुझे नहीं लगता शामली के साथ साथ सहारनपुर तक भी ऐसा किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हो। और जिस तरीके से आप टाइट रह के एक एक चीज को मैनेज कर रहे हैं, जब बच्चे बाहर निकल रहे थे मैं देख रहा था, एक एक बच्चा लाइन से था, वो बस में कुछ कर ले, घर पे कुछ कर ले, रास्ते में कुछ कर ले, लेकिन कॉलेज में उसका जो रहन सहन था वो बिल्कुल सेंस में था। क्योंकि आप सेंस में हैं, जब आप ही आउट ऑफ सेंस रहेंगे तो बच्चे भी आउट ऑफ सेंस रहेंगे। लेकिन ये जो लड़कियों वाली बात हो रही है, तो क्या हो सकता है ऐसा कुछ कि कोई संगठन हो या कोई इस तरह की मदद की जाए ताकि गवर्नमेंट के द्वारा ही की जाए शायद, तो आ सकती हैं लड़कियाँ और भी ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ के जाएँ। लड़कियां और भी आ सकती हैं, मुझे तो ऐसा लगता है अगर यहाँ कन्वेयंस की व्यवस्था हो, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो, तो यहाँ लड़कियों की ही संख्या ज्यादा हो जाएगी। और आपने ये बात कही बच्चे लाइन से चलते हैं, वो एनवायरमेंट है, वो एंट्री होते ही उन्हें ये एहसास हो जाता है कि हम विद्यालय में हैं। बस यही तो एहसास कराना बच्चे को, अनुशासित रहना, और वो वहीं से कैमरे की निगरानी में है। एक-एक बच्चे पर नज़र बनी हुई है। देखो, हर कमरे में 2 कैमरे हैं, नेचुरल है, सभी विद्यालयों में है ये तो सिस्टम। बस यहाँ कैंपस में ज्यादा कैमरे हैं, तो कैंपस में भी निगरानी है, और कैमरे अच्छे क्वालिटी के हैं। बच्चा अगर कुछ लिख रहा है छुपा के, उसे भी हम जूम करके देख लेते हैं कि क्या है। तो इसलिए सिस्टम भी है और हमारा प्रयास भी है। अब ये देखो ना, सुबह पहले पीरियड से ही 4 आदमी जिनके पीरियड खाली हैं, वो एक टीम के रूप में प्रत्येक रूम में कहीं भी जा सकते हैं। हाजिरी चेक करेंगे, बच्चों की संख्या गिनेंगे, उसे जो है मॉनिटर के पास भी एक लेक्चर रजिस्टर है, उससे भी हाजिरी टैली होती है। वो बुक देखेंगे सबके पास, टेक्स्ट बुक है नहीं, पाठ्य पुस्तक है कि नहीं है, काम पूरा है कि नहीं है। ऐसे पूरी टीम घूमती रहती है, फिर दूसरे घंटे में वो टीम बदल जाती है। इसी तरह सुबह कैमरे में पहले घंटे में जो है जिसकी जिम्मेदारी है वो कैमरा टीम यहाँ बैठती है, बकायदा एक रिपोर्ट लिखती है कि फला कमरे में ऐसा हो रहा था। फिर दूसरे घंटे में लिखती है वो रिपोर्ट, तीसरे घंटे वाला तीसरे की लिखता है। इस तरह जो है 8वें घंटे तक ऐसे ही रिपोर्टिंग होता रहता है। तो कहाँ गुंजाइश बची है? हमने ये चीज़ आपके कैसे दिमाग में आई कि एक-एक बच्चे को देखना है? अभी आप 12वीं ज़िक्र कर रहे थे कि ये बच्चे के इनके नाम कटेंगे। तो अगर ये दिमाग में कैसे आया? 2004 में हमारी जो देश की पहली महिला आईपीएस हैं किरण बेदी जी, उनका मैंने एक कार्यक्रम अटेंड किया था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बड़ौत ने वो अरेंज कराया था, बड़ौत, और मैं उसमें खुद गया था। और उसमें जो है जो थीम था वो ये था कि एवरी चाइल्ड एंड एवरी मदर शुड बी काउंट। वो आईएमए का थीम था, उस पर मैं बड़ी बेबाकी से बोली थी। तो एवरी मदर एंड एवरी चाइल्ड शुड बी काउंट, वहीं से हमने ये सीखा कि अगर निगरानी की जाए तो प्रत्येक बच्चे पे की जा सकती है, बच्चे पे नहीं, कॉपी तक निगरानी की जा सकती है। अब हमारी जो टीम है वो ये देख रही है, रोजाना देखते हैं। 6 बच्चों का काम अधूरा है जी, वो लिख के जाते हैं रिपोर्टिंग। आज 2 बच्चों पे बुक नहीं थी जी, रिपोर्टिंग है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? हम तो जब बच्चों को छोड़ते हैं ना अनिल जी, निकलते हैं जब बच्चे यहाँ से, मान लिया कॉमर्स के बच्चे हैं, तो 5वें पीरियड के बाद खत्म हो गया, वो बैठते हैं, बकायदा काउंटिंग होती है, काउंटिंग होने के बाद मॉनिटर बताता है जी इतने बच्चे हैं, तो सुबह की जो संख्या है उससे टैली होता है। सुबह 42 थे, अब 41 क्यों है, एक कहाँ गया जी, एक के पेट में दर्द हो गया था, उसे लगा छुट्टी है, तब 42 निकलते हैं। ऐसे नहीं है कि फौज निकल गई, आज हाफ वर्किंग था इसलिए आपको ऐसा दिखा आ जाती है, नहीं, बैठ के छोड़ते हैं बच्चों को। ये भी व्यवस्था है। तो माँ-बाप को भी कहीं न कहीं ये लग रहा होगा कि हमारे बच्चों ने ऐसे कॉलेज में एडमिशन लिया है और ऐसे हमें प्रिंसिपल मिले हैं, बच्चों को भी लग रहा होगा कि इतना सब कुछ इतना टाइट है कि बच्चों क्योंकि बच्चों की एक आदत होती है इस उम्र में 12 तक कि शायद थोड़ा तफरी-वफरी हो जाए तो अच्छा रहता है। लेकिन आप उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसको उस एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करके आप एजुकेशन की तरफ धकेल रहे हैं कि इधर चलो, इधर शायद जो फ्यूचर है आपका बेस्ट हो सकता है।
देखो इसमें कोई दो राय नहीं। मैं अभी 2 हफ्ते पहले किसी दुकान से दवाई ले रहा था, कुछ मेडिकल की, तो ना वो मेडिकल वाला मुझे जानता था, ना वो गार्जियन मुझे जानता था। वो दोनों साथी थे। वो कह रहा बच्चे कहाँ पढ़ रहे? तो उस गार्जियन ने कहा बच्चे नेशनल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अच्छा नेशनल में? हाँ। तो मुझे ये एहसास हुआ इसका मतलब नेशनल कॉलेज में कुछ बेहतर कॉलेज हो गया। अब अगर गार्जियन ये बता रहा है, नहीं हमारे कॉलेज का नाम लेते तो आदमी दूसरी तरह लिया करता था ना, किधर से ही आए किधर से निकल गए। आज विद्यालय में 7 गेट हैं, कैंपस अंदर इंटैक्ट है, 7 गेट तो अंदर हैं। अगर गेट बंद हो गया तो कोई माइल कलाल अंदर नहीं आ सकता। ये जस्ट लाइक ए फोर्ट है, फेंसिंग है, दीवारें एलिवेट हैं, ऊपर जो है वायरिंग वायर है, कोई नहीं निकल सकता। जो अंदर आ गया उसे रहना पड़ेगा यहाँ, कोई तरीका नहीं है, कोई चारा नहीं है, और उसे क्लास में रहना पड़ेगा। निगरानी टीम लगातार लगी रहती है, क्यों नहीं पढ़ेंगे बच्चे? जब मैं गेट पे आया तो न तो जो मेन गेट है वो खुला, फिर अंदर दूसरे गेट पे आया वो भी नहीं खोला किसी ने, जब आपने कॉल की तभी खुला। वरना जब हम यहाँ 2011 में पढ़ रहे थे तो चारों तरफ सब कुछ खुला था, किधर से कूद के निकल जाओ। हम भी कूद के गए हैं, और खासकर जब आप आते थे अपने उसी अंदाज में, तो जल्दी भाग जाया करते थे कहीं कोई हम पर भी रेड ना पड़ जाए। तो आपने उस चीज को कैसे मैनेज किया कि सब कुछ चारों तरफ बाउंड्री आप कह रहे हैं एज ए फोर्ट है ये, तो इसको एज ए फोर्ट बनाने में कितनी क्या दिक्कतें आई कुछ? दिक्कतें अनिरुद्ध जी ये आई कि जब हमने 2014 में काम शुरू किया इसको इंटेक्ट करने का, तो मंशा यही थी कि भाई उधर से बंद करो, नहर की तरफ से बच्चे नहर पे हाथ रख के कूद जाएं। वो दीवार एलिवेट की गई, फिर वो हिस्सा बंद हो गया। फिर ये बीच वाला हिस्सा, शाम के टाइम हमारे निकलने के तुरंत बाद जो है कुछ लोग, शहर के आवारा लोग यहाँ घूमते थे। वो यहाँ तरह तरह के व्यसन करते थे, सुबह हमें उनके निशान मिलते थे। यहाँ मैदान में जो है लोग खेलते रहते थे, आवारा बाहर के लोग। उन्होंने, जब मैंने उनको रोका, आरटीआई लगाई, मेरे ऊपर एक फर्जी केस भी किया उन्होंने। लेकिन आरटीआई में हमने जवाब दिया कि हाँ, विद्यालय का जो खेल का मैदान है वो विद्यालय में पंजीकृत छात्रों के लिए है, न कि बाहर के आवारा छात्रों के लिए, लोगों के लिए। तो इसलिए परेशानियां तो झेलनी पड़ती हैं। जब आप चलोगे तो लोग, देखो ताकत का तो विरोध होगा। अगर आप ताकत से कोई काम करोगे, ताकत का विरोध, और होना भी चाहिए, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। तो ताकत का विरोध होता ही है। अब आप क्या संदेश देना चाहते हैं अंतिम मेरा, क्योंकि लगभग सारी बातें हमारी हो गई है, पॉलिटिक्स पे हो गई, एजुकेशन पे हो गई, सोशल पे हो गई, तो क्या संदेश देना चाहते हैं आप खासकर गुर्जर समाज को कि किस तरफ जाए, किस मोड़ पे खड़ा है, और अभी किस तरफ का वे उनको पकड़ना है, किस तरफ चलें? क्योंकि सब कुछ खत्म होता जा रहा है। आपने बताया कि ये घराना भी खत्म हो गया, वो घराना भी खत्म हो गया। तो अब किस फील्ड में जाएं ताकि आने वाला जो फ्यूचर है उसको हम संजो के रख सके कि हम हैं, वाकई में ही हम हैं, कभी जो हम थे आज वो ही हो गए हैं। अनिरुद्ध जी, देखो समाज के लिए तो संदेश ही है। मैं तो छोटा सा बालक हूँ समाज का, लेकिन जितनी मेरी समझ है कहूंगा जरूर। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं, जो विशुद्ध राजनीतिज्ञ हैं, वो अपने समाज के लोगों से ईमानदारी से पेश आवे। ठीक है, राजनीति उनका पैसा है, उन्हें करनी पड़ती है, प्रोफेशन है। देश में ही राजनीति प्रोफेशन होगी तो उनकी भी मजबूरी है, वो भी प्रोफेशन में ही आगे पेशेवर होगे। लेकिन कम से कम अपने समाज के लोगों से ईमानदारी से पेश आए, अपने समाज के लोगों को गुमराह ना करें। एक बात, हमारा जो वोटर समाज है, जो सामान्य हम जैसे लोग हैं, उनके लिए मैं यही उनसे निवेदन है कि बजाय इधर उधर बैठने के अपने बच्चों की निगरानी कर लें। सुबह शाम उसे कोई परेशानी है उससे पूछ लें, बेटे किस सब्जेक्ट में तेरी क्या स्थिति है। यहाँ गार्जियन आते हैं हमारे समाज के, अजी हमारा एक लौंडा था यहाँ, बताओ भाई जी, रोहित नाम है, ठीक है भाई, किस क्लास में है अजी? नो तो नहीं मुझे पता। तो मुझे अंदर तक हिल जाता हूँ। बच्चा आपका है कहाँ? हाजी बापू हूँ उसका मैं। बच्चे का ये नहीं पता किस क्लास में है ना, अगर क्लास भी बता देंगे, रेयरली कोई सेक्शन का नहीं पता किस सेक्शन में है, अजी नो नहीं पता किस सेक्शन में। अरे भाई, बच्चे का पता रखो, सेक्शन क्या है, क्लास क्या है, उसका क्लास टीचर कौन है, उसका नंबर रखो, उससे बात करो, उसे ये लगे ये गार्जियन जागरूक है। ये तक पता होना चाहिए आपको कि बच्चा कहाँ अटकता है। आपका बच्चा कहाँ अटकता है। हमने बच्चे को जो है, जब हमारा बच्चा छोटा था, हमने उसकी निगरानी की, जो मेरा फर्ज था, और सब गार्जियन का ये फर्ज है, करनी चाहिए। मैं एक फोर्टनाइट में जो है उसकी सभी कॉपी देखा करता था। एक बार मैंने, वो पाइनवुड स्कूल का छात्र रहा है, मैंने एक वर्ड को सर्किल करके भेज दिया,
तो उस पर हंगामा हो गया उसके विद्यालय में। पाइनवुड एक रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है सहारनपुर का, प्रिंसिपल मिसेज नेवलेट होया करती थी उस समय। उन्होंने बुलाया उस टीचर को, कहा एक लेमैन गार्जियन मेरे बच्चे की कॉपी पे सर्किल करके भेज रहा है, मैं कहाँ जाऊं, मैं कहाँ जाऊं। प्रिंसिपल को बेइज्जती महसूस हुई थी। तब उन्होंने बच्चे को बुला के पूछा था, फादर क्या करते हैं? तो हमारे बच्चे ने बताया, फादर लेक्चरर हैं इंग्लिश में। उन्होंने कहा चलो फिर तो ठीक है। मैं तो ये समझ रही थी कि एक लेमैन ने सर्किल करके भेज दिया, तो फिर मैं कहाँ जाऊँ। एजुकेशन का अनुरोध भाई बहुत बड़ा रोल है। कब? अगर गार्जियन भी प्रयास करे, गार्जियन भी तो प्रयास करे, इसमें भी अपना फक्र महसूस करते हैं कि ये एक लौंडा हमारा 11वीं में, वो सेक्शन ना बता के कुछ नहीं जान के भी वह फक्र महसूस करते हैं, जबकि ताश खेल लेंगे और जो कर लेंगे, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। एजुकेशन और प्रिंसिपल की तो बहुत बड़ी बात है। आपको एक उदाहरण बताऊं, एक बहुत बड़ा नाम है काजी रशीद मसूद साहब, ऊपर चले गए। उनका एक बेटा है शाहजान मसूद। जब उसकी एजुकेशन हो रही थी और वो वाइनबर्ग में पढ़ रहा था स्कूल में, मसूद साहब स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे। जब वो स्वास्थ्य मंत्री बने तो एक पार्टी हुई सिकरोडा फार्म में। तो कुछ 2-3 जिप्सी गई और वहां से स्कूल से उसे ले आई शाहजान मसूद को। मंत्री जी ने कहा है बेटे को छोड़ दो, छोड़ दिया जी। 5-7 महीने बाद फिर एक पार्टी हुई, फिर ले आए। महीने के बाद फिर एक पार्टी हुई, फिर चले गए ले। तो प्रिंसिपल साहब कहने लगे, वहां जो प्रिंसिपल थे उस समय, कि बैठो। उन्होंने उसे वार्डन को बुलाया, कहा शाहजान मसूद का होल डोल बैग बैगेज सब पैक कर दो। कर दिया, गाड़ी में रख दो। उन्होंने कहा बात सुनो, कहा मंत्री जी से कह देना कि बेटे को आराम से बिठा कर बिरयानी खिलाओ, ठीक। और रशीद साहब स्वास्थ्य मंत्री थे भारत सरकार के, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। रशीद साहब ने तो प्रयास किया ही किया। रशीद साहब की हैसियत थी, उन्होंने वीपी सिंह जी से कहलवा दिया प्रिंसिपल साहब। और जब भारत के प्रधानमंत्री ने उस प्रिंसिपल को फोन किया था ना, तो प्रिंसिपल साहब ने कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी देश आपका है, आप एक आदेश कर दें। क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया से थे प्रिंसिपल साहब। आप एक आदेश कर दें बस, देश छोड़ दूं, कि बच्चा वापस नहीं होगा कि नहीं, बस आप एक आदेश कर दें, देश आपका, विद्यालय नहीं, देश छोड़ दूं। वीपी सिंह भी उस प्रिंसिपल से उस बच्चे को वापस नहीं करा पाए। और वो शाहजान मसूद 9th फेल ही है। ये हैसियत होती है प्रिंसिपल की, अगर उसका कैरेक्टर, उसका कॉल फैल, उसका जमीर अगर जिंदा है तो। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मेरे डियाज साहब मुझे परेशान नहीं करते, ये उनकी हृदयता है। ये जानते हैं कि मैं कितना प्रयास करता हूँ। एक डियाज थे सिद्दीकी, अभी पीछे गए हैं, उन्होंने मेरे से सामने बैठ के कहा था, सुशील कुमार जी आपके खिलाफ कार्रवाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप काम इतना करते हो मैं कुछ कर नहीं पाया। हमारे मंत्री जी बैठे, वीरेंद्र सिंह जी, मेरे सताए हुए लोग जिनके मैं नाम नूम काट दूं यहाँ से, उनके पास पहुंच जा, मंत्री जी कहें भाई इस स्कूल को चल जाने दो यार उसे। ये उनकी से हृदयता है। वो कैपेबल हैं, सक्षम है, मेरे बाप के बराबर हैं और वैसे भी ताकतवर हैं। वो चाहे तो कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन उनकी सोच ही है कि नहीं, एक स्कूल ठीक चल रहा, समाज का भला हो रहा, और मुझे कहते हैं कि काम अपने तरीके से करो। हम पॉलिटिशियन हैं, हमारे पास लोग आते जरूर है, ठीक है। तो अन्य बात यह है, अगर आप ठान लें और आप मन से कोई काम करें, रिजल्ट क्यों नहीं आओगा, आओगा यार, आओगा। ऐसे ही मलिक साहब थे प्रिंसिपल, हाँ, उनका भी यही था कि होना है, नहीं होना है, मुझे हटा दो, चलेगा। एक मिनट, मलिक साहब ने बहुत अच्छा विद्यालय चलाया, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब आपने नाम लिया तो मुझे कहना पड़ेगा। मलिक साहब ने विद्यालय को कुछ नहीं दिया। मलिक साहब के जाने के बाद विद्यालय खत्म हो गया और उसकी छत गिर रही है। मेरे जाने के बाद ये विद्यालय खत्म नहीं होगा, न इस विद्यालय की छत गिरेगी। इस विद्यालय को इतने संसाधन मैंने दे दिए अपने स्टाफ के सहयोग से, आप लोगों के सहयोग से, कुछ दानदाताओं के सहयोग से, इतना इसी स्थिति में विद्यालय है कि गिरेगा नहीं। जो संसाधन यहाँ खड़े किए हैं वो यहीं रहेंगे। मैं जिस दिन जाऊंगा, ऊपर वाले की जिस दिन मर्जी होगी, एक जिम्मेदारी छोड़ने की छोड़ दूंगा, लेकिन संसाधन तो यहीं रहेंगे। जिस कार्यालय में आप बैठे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, देखना किसी विद्यालय में जाकर ऐसे कार्यालय है क्या, ठीक है नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे 5 स्टार होटल में बैठे हो। नहीं, 5 स्टार होटल तो नहीं है, लेकिन हाँ विद्यालय बेहतर होने चाहिए। देखो ये जो है
विद्यालय यहाँ बाहर लिखा हुआ है किसी सरस्वती का पावन मंदिर, यहाँ ज्ञान का दीपक जलता है, स्वर्ण मत खोजो, यहाँ तो मानव डलता है। यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ना, मानव संपदा, उसे हम ढाल रहे हैं। अगर वो ढल गई तो आने वाली पीढ़ियां बताऊंगी। जब मुझे फोन आते हैं ना, मेरे 3 छात्र डांग रोड से हैं, कर्नल हैं। राहुल है एक बच्चा, उसका 2 महीने पहले फोन आ रात को, गुरुजी मन कर रहा था बात करने। एक भारतीय सेना का कर्नल फोन कर रहा है आपको, कुछ तो बात, कुछ तो किया होगा आपने। हमारा बेस्ट जजमेंट ही वही है, छात्र करते हैं। समाज मुझे क्या कह रहा, कहते रहो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, उनका काम कहना है। और अनिरुद्ध भाई एक और बात है, अरे लोगों ने देश जीत लिया हो, कुछ जीत लिया, हमने दिल जीते लोगों के। छात्र हैं हमारे, कहीं भी मिल जाएंगे, आपको एहसास होगा हमारे छात्र। हमारी एक बेटी जो है विद्यालय की, शैलजा शर्मा, 2014 में जब उसकी 34 रैंक आई आईएएस में, मैं ही बैठा था, उसने फोन किया, सुशील सर बोल रहे। मैं कहाँ बोल रहा, सर शैलजा बोल रही। मैं कहा हाँ गुड़िया बता। मुझे नहीं पता था आईएएस में सिलेक्ट होगी, क्योंकि वो वेटनरी में थी उस समय। मैं कहा हाँ बेटे बता। सर आपके लिए खुशखबरी है। मैं बता। अब पहले तो मुबारकबाद, आप प्रिंसिपल बन गए। मैं कहा चलो ठीक है, जीती रहो। और दूसरी ये कि मैं आईएएस में सेलेक्ट होगी, मेरी 34 रैंक आ गई। डीएम सहरसा रही है और विज्ञान भवनों से 2 बार पुरस्कार मिल लिया। यही कांदला की बेटी है। हमारे लिए क्या है, यही तो पुरस्कार है हमारा अध्यापक। बहुत फख्र महसूस होगा उस दिन आपको। बिल्कुल महसूस होता है। हम, ऐसा लगता है कि हम ही डीएम है, ऐसा लगता है। बस इससे बड़ी बात और क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने गुरुजी को सुना और जिस तरीके से कॉलेज को एज ए यूनिवर्सिटी तैयार कर दिया है, क्योंकि ऐसा कॉलेज शामली में तो नहीं है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है, जहाँ तक मैं गया हूँ, मैंने सारे कॉलेज लगभग मैं घूम चुका हूँ। पहले भी घूमा हूँ, अब भी देख चुका हूँ। हालात बद से बदतर हो गए हैं कॉलेजों के। बच्चे ठीक से आते नहीं हैं, और मतलब कहाँ 500 400 बच्चे, 600 बच्चे, कुछ बच्चे थे, आज 2000 बच्चे। और भी बच्चे आने चाहते हैं, लेकिन समस्या लड़कियों की है कि कैसे उनको लाया जाए, क्योंकि बस से आ नहीं सकती, सुबह बहुत दिक्कतें होती हैं। अगर ट्रांसपोर्ट का कुछ भी साधन हो जाए तो लगभग इतनी ही बच्चे भी आ सकती हैं। कॉलेज में 4 से 5000 बच्चे हो सकते हैं। ऐसा कॉलेज शामली के साथ-साथ समेत जो सटे हुए जो राज्य भी हैं और जिले भी हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें भी मुश्किल से मिलेगा। और हमें फ़ख्र होता है कि हमारे समाज के लोग ऐसे पदों पर जा रहे हैं, और ऐसे-ऐसे संसाधन उन्होंने कॉलेजों में खड़े कर दिए हैं कि कहने सुनने से परे हैं। यहाँ तक आदमी सोच नहीं सकता। एक मूवी है, क्रांति मूवी है बॉबी देओल की, तो जो विलन है, मैं नाम नहीं जानता उस हीरो का क्या है, वो कहता है कि जहाँ से तुम्हारी सोच मतलब जहाँ तुम बंद कर देते हो, वहाँ से शुरू करता हूँ मैं। तो वही गुरुजी ने करके दिखाया है, जहाँ से जो प्रिंसिपल थे, जो पहले अध्यापक थे, जहाँ उन्होंने बंद किया, उसके बाद सोचा और ऐसे-ऐसे चीज़ें खड़ी कर दी कॉलेज में। तो अगर आप भी नज़दीक में हैं, तो नेशनल कॉलेज में एक बार घूम के जाइएगा। पहले के हालात सोचिएगा और अब के हालात। कैसे बच्चे नहर पे खड़े रहते थे, सब समझते थे कि नेशनल का बच्चा है। ड्रेस देखकर ही समझ जाते थे। और अब अभी गुरुजी ने बताया कि किसी मेडिकल शॉप पे थे कि वहाँ पे इस तरह की बातें हुई, और गुरुजी को फ़ख्र हुआ कि मेरे कॉलेज का बच्चा है और मैं उसका प्रिंसिपल हूँ। तो आप भी अपने बच्चों को कोशिश कीजिएगा कि गुरुजी से मिलवाएँ, शायद उसका जो फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके, वो आगे बढ़ सके और अच्छी एजुकेशन ले सके।